Hello dear student, today we start exercise 9.1 question number 5. डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब अब जो स्ट्रिंग मतलब धागा, यहां पर स्ट्रिंग का काम कौन कर रहा है? धागा कर रहा है, या मंजा जिससे आप पतंग उड़ाते हो। ठीक, तो पतंग को एक मंजे या पतंग के मंजे या धागे को हमने क्या कर दिया? ग्राउंड में कहीं पर बांध दिया है। आ गई ना बात समझ में? वो कह रहे हैं ना अटैच, ग्राउंड से कहीं अटैच कर दिया है पतंग के स्ट्रिंग को, यानी मंजे को या फिर धागे को। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपने स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। और ये अज्यूम करना है बच्चों, आपको दे रखा है, हम ये मानते हैं कि नो स्लैक ऑफ द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब है कोई भी झुकाव उसमें नहीं है, क्योंकि अमूमन जब हम पतंग उड़ाते हैं बच्चों तो धागा कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है हवा में। क्लियर? तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, कोई झुकाव नहीं है, टाइटली बांधा गया है इस तरीके से, सीधे आ रही है ना बात में, कोई भी झुकाव उस पर नहीं है। देयर आर नो स्लैक ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पर कोई किसी प्रकार का झुकाव नहीं है, उसको टाइटली बांधा गया है। क्लियर बच्चों? सीधे बांध दिए। तो समझते हैं, देखो ये एक पतंग मान लिया हमने बी पॉइंट पर, ये ग्राउंड का ए पॉइंट है, ये ग्राउंड हमने ले लिया, ग्राउंड में एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट हमने सी ले लिया। क्लियर बच्चों? ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर एक पतंग उड़ रही है, मैंने बी पॉइंट पोजीशन मान ली किसकी? काइट की। बी पर हमने पतंग को रख दिया, तो ए से बी तक की हाइट कितनी दे रखी है? 60 मीटर। अब क्या कह रहा है? पतंग को के मंजे को क्या कर दिया है? ग्राउंड के किसी पॉइंट पर अटैच कर दिया है। जो पतंग का धागा है उसको खींचा और ग्राउंड के एक पॉइंट पर अटैच कर दिया। कहां पर? सी पॉइंट पर अटैच कर दिया। ग्राउंड के सी पॉइंट पर हमने उस धागे को क्या कर दिया? अटैच कर दिया। और ऐसे अटैच करना है कि उसमें कोई झुकाव नहीं है, टाइटली, जो टाइट तरीके से, बिल्कुल टाइट, कोई झुकाव नहीं है उसमें। आ गई ना बात समझ बच्चों? अब देखिए, ठीक, और ये जो स्ट्रिंग है, ये है ना बच्चों स्ट्रिंग यहां पर BC, इसी को तो मैंने ग्राउंड के एक पॉइंट C से अटैच किया है। तो ये जो स्ट्रिंग है बच्चों BC, वो ग्राउंड के साथ, ग्राउंड क्या है यहां पर? AC, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आ गई ना बात समझ में? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर बच्चों? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपने इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो बच्चों लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज BC। मान लिया जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमने क्या मान रखा है? BC मान रखा है इन ट्राइंगल ABC। अब ABC में देखो बच्चों, मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई है, एक नोन और एक अननोन। ठीक, उसका रेशियो निकालो। निकालना क्या है बच्चों? BC अपॉन दिया क्या है? AB इक्वल्स टू, देखो बच्चों ये एंगल है, तो एंगल जहां पर एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटीनस। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटीनस। आपने BC अपॉन AB कर रखा है ना, तो BC क्या है? हाइपोटीनस, और AB क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। क्लियर बच्चों? देखो P अपॉन H क्या होता है? ये P अपॉन एच साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। देखो यहां पर जरूरी नहीं है आप ऐसे निकालो, आप AB अपॉन BC भी कर सकते हो, डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्लियर बच्चों? आपने जो ट्रिक अप्लाई करनी है वो आप ट्रिक अप्लाई करो, क्योंकि मैंने आपको सारी वैल्यूज बताई है, साइन की, कॉस की, सेक की, कॉसेक की, सारी वैल्यू बताई है। तो आप किसी भी वैल्यू में, अगर किसी भी टर्म में आपको दिया हो, आप उसकी वैल्यू को रख सकते हैं। मैंने याद करना भी आपको सिखाया है। तो H अपॉन P, ये साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक कितना बच्चों? 60 डिग्री। डियर स्टूडेंट, BC अपॉन AB कितना है? देखो आपको गिवन है AB इक्वल्स टू कितना? 60 मीटर। AB कितना दे रखा है? 60 मीटर हाइट दे रखी है ना, तो AB इक्वल्स टू आपने 60 रख दिया। बच्चों साइन 60 कितना होता है? √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2। तो इसका उल्टा कर दो, कितना आ गया? 2 अपॉन √3। क्लियर? बस नॉर्मल है।
साइन 60 √3 अपॉन 2, तो ये कॉसेक 60 उसका उल्टा 2 अपॉन √3। बच्चों ये इधर चला गया तो BC इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो 60 यहां अपॉन में है, इक्वल टू किधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 60 इंटू 2 अपॉन √3 यानी कितना 120 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, क्लियर, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज जब करोगे तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड भी करोगे। आ गई ना बात समझ में, क्लियर बच्चों। ये देखो 120 अपॉन √3 है, तो √3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया, इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना 3, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर है, तो दो बार अगर सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्क्वायर रूट हट जाता है, कितना बच जाएगा 3। तो बच्चों इसको काटिए, 3 4 जा 12 0, तो कितना आ गया 40 √3 मीटर। तो बच्चों हाइट ऑफ द स्ट्रिंग क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ। तो डियर स्टूडेंट आंसर कितना निकल के आ गया 40 √3, इसको दूर दूर नहीं लिखना, लीजिए 40 √3 मीटर। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे, ध्यान पे रखिएगा यहां कॉसेक की जगह साइन भी बन सकता है, अगर आप इसको उल्टा कर दो तो भी आंसर वही आना है, आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 which is very important question for board purpose, board exam purpose, this question is very important। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, if 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है ये मान लिया, ठीक, ये बिल्डिंग को नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B, ये कितना मीटर लंबी है 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। क्लियर, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर, ठीक है ना, सम डिस्टेंस, इस बिल्डिंग से 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक बॉय खड़ा है, लड़का खड़ा है जो कितना मीटर ऊंचा है 1.5 मीटर टॉल है। यानी देखो ये ए से ग्राउंड पॉइंट से ही तो दूरी होगा ना, बिल्डिंग से अगर कुछ दूरी पर है तो ग्राउंड से ही तो दूरी लेंगे हम, ठीक। तो देखिए यहां से कुछ दूरी पर कोई लड़का खड़ा है, लड़का है। अब ये जो बॉय है बच्चों वो कितना मीटर लंबा है 1.5 मीटर लंबा, यानी ये मान लिया ये वो लड़का है, ठीक, ये वो लड़का मान लिया, और ये कितना लंबा है कह रहा है 1.5 मीटर लंबा, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1.5 मीटर। आ गई ना बात समझ में बच्चों, क्लियर। देखो क्या कहा, एक बिल्डिंग है 30 मीटर ऊंची, उसके ग्राउंड के पॉइंट से, मतलब वो बिल्डिंग जहां पर खड़ी है, ठीक, उस पॉइंट से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, ठीक, और जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर लंबा है। अब बोलो, देखो अब बच्चों देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, अब उसकी आंख से, आंख तो यही होगी ना कहीं, अब यहां आंख यहां तो ना हो जाएगी, ठीक, आंख ऊपर ही होगी। क्या कह रहा है देखो बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, अब उसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल दे रखा है, देखो कितना इंक्रीज होता है 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। अगर ये लड़का बिल्डिंग की ओर चलता है तो उसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है बच्चों वो 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। मतलब अभी जहां पर है, अगर वो वहां से बिल्डिंग के टॉप को देखता है, ठीक, वहां से बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो यहां पर जो एलिवेशन एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। अब एलिवेशन एंगल हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल इस ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन होगी। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में। तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री है, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, जब ये आदमी बिल्डिंग की ओर को चलेगा, मतलब अभी ये यहां पर है ना, अब थोड़ी देर बाद मान लिया ये आदमी यहां पहुंच गया, ये आदमी यहां पर पहुंच गया, तो इस पॉइंट पर, जब इस पॉइंट से वो बिल्डिंग को देखेगा, ये इस पॉइंट से जब वो बिल्डिंग को देखेगा तो इसका एलिवेशन एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। आ गई ना बात समझ में। देखो ए बी नाम दे दिया है, इसको दे दिया सी
डी, इसको ई और इसको एफ नाम दे दिया। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? कोई डाउट इसमें? ठीक, समझ में आया? क्या कह रहा था, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, वहां से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जो 1.5 मीटर टॉल है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच की, वो कितनी है? 1.5 मीटर है। आ गई ना बात समझ में? क्योंकि ये लड़का कितना मीटर टॉल है? 1.5 मीटर टॉल है। आ गई ना बात समझ में? अब देखो बच्चों, ध्यान से समझिए। अब ये बोल रहा है जहां पर ये लड़का अभी है, अगर वो वहां से बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री का होता है। अगर वो बिल्डिंग की ओर को चलता है, अब बिल्डिंग तो यहां है ना, बिल्डिंग की ओर को चलेगा, यहां पहुंच गया, तो जब ये यहां से एंगल अपना बिल्डिंग के टॉप को देखेगा तो जो एलिवेशन एंगल है वो कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री हो जा रहा है। बढ़ के कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री हो जा रहा है। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? ठीक, अब आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फिगर समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। आपने वो डिस्टेंस निकालनी है जितना वो बिल्डिंग की ओर चला। वो कहां पर था? ई पर। और कहां तक चला? पहुंच गया कहां पर? एफ पर। तो वो ई से एफ तक चलने पर जो उसकी डिस्टेंस है वो आपने निकालना है। ई और एफ के बीच की दूरी निकालनी है। वो जब बिल्डिंग की ओर चला तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? देखो क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। आपने वो डिस्टेंस निकालनी है जितना वो बिल्डिंग की ओर चला। तो ई पर था, एफ पर पहुंचा, तो आपने क्या निकालना है? ई एफ निकालना है। तो देखिए बच्चों, लेट द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग इज ई एफ। अब ये निकलेगा कैसे? यहीं पर समझिए बच्चों, ई एफ कैसे निकलेगा? इतने पूरे में से, इतना पूरा क्या है? ईडी। ईडी में से आप क्या घटा दो? डी एफ घटा दो, आपका क्या निकल जाएगा? ई एफ निकल जाएगा। ई एफ ये है ना, कैसे निकलेगा? इतने पूरे में से जब आप इतना माइनस कर दोगे, इतने पूरे में से इतना माइनस कर दोगे, यही तो निकल जाएगा। तो देखो ईडी में से, किस में से? ईडी में से अगर आपने एफ डी माइनस कर दिया, माइनस कितना? एफ डी कर दिया, तो आपका क्या निकल जाएगा? ई एफ निकल जाएगा। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? आ गई ना बात समझ में? देखो क्या कहा, ईडी में से क्या माइनस कर देना है? एफ डी। समझ में आ गया बच्चों? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि आपने यही निकालना है। अब निकलेगा कैसे? मतलब आपने दो चीज निकालनी है, ईडी निकालनी है और क्या निकालना है? एफ डी निकालना है। ईडी ये है और एफ डी ये है, ये दोनों चीज आपने निकालना है। बहुत आसान है। ये तो 90 डिग्री का एंगल है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही तो आप हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ रहे हैं, तो जो भी ये बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने 90 डिग्री के एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पर ही पढ़ा है। आ गई ना बात समझ में? अब देखो बच्चों, बहुत आसान। तो एक बार इस ट्राइंगल का यूज करके, बी डी ई का यूज करके, ठीक, किसकी वैल्यू निकालेंगे? ईडी की। फिर एक बार बी डी एफ का यूज करके किसका वैल्यू निकालेंगे? एफ डी का। लेकिन उसके लिए आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? बी डी की जरूरत पड़ेगी ना बच्चों? ये बी डी तो निकालना पड़ेगा। आपको तो ए भी मालूम है, लेकिन क्या बी डी मालूम है? नहीं। तो देखिए, वी हैव, सबसे पहले देखो बच्चों, ये ए बी इक्वल्स टू क्या होगा? ए बी इक्वल्स टू, देखो तो ए बी किन दो पार्ट से मिलकर बना है? बी डी प्लस ए डी बना है कि नहीं? ये ए बी ये पूरा है, ये किन दो पार्ट से मिलकर बना है? बी डी प्लस ए डी। तो यहां पर कर दिया आपने बी डी प्लस ए डी। क्लियर बच्चों? ए बी कितना दे रखा है? 30 मीटर। तो ए बी की जगह में कितना रख दिया? 30 मीटर। फिगर से दे रखा है ना हमें, ए बी दे रखा है 30 मीटर, और दूसरा ए डी भी दे रखा है कितना? 1.5। मैं बोल रहा हूं ना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1.5। तो ये भी तो 1.5 ही है। आ गई ना बात समझ में? ये पैरेलल लाइन है ना दोनों, तो ये भी डिस्टेंस ए डी क्या है? 1.5। ए डी इक्वल्स टू कितना दे दिया? 1.5 मीटर। तो देखो बच्चों, 30, ये एडी यहां प्लस में, इधर आके माइनस में, तो माइनस एडी की वैल्यू कितनी है? 1.5 इक्वल्स टू कितना आ गया? बी डी। तो बच्चों बी डी इक्वल्स टू 30 में से 1.5 घटाइए, कितना आ गया? 28.5 मीटर। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो आपका बी डी निकल गया ना। अब बस बहुत आसान है, एक बार ईडी निकालो, एक बार एफ डी निकालो। ट्राइंगल कौन सा होगा? पहले ईडी निकालते हैं, ठीक। तो कौन सा ट्राइंगल देखेंगे? पूरा बी डी ई। क्लियर बच्चों? इन ट्राइंगल बी डी ई कौन सी साइड मालूम है? बी डी मालूम है।
आप देखो अननोन अपॉन नोन भी कर सकते हो, नोन अपॉन अननोन भी कर सकते हो। आ गई ना बात समझ में? जैसा हम कर रहे थे वैसा भी कर सकते हो, दूसरे टेक्निक से भी कर सकते हो, मतलब ऊपर जो दिया है वो भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है बच्चों। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? तो देखो हमें निकालना क्या है, ईडी निकालना है ना। देखो इस ट्राइंगल BDE में क्या आ गया, ईडी। ठीक, तो ईडी आ गया अपॉन हमें मालूम क्या है BD, तो अपॉन में क्या आ गया, BD आ गया, इक्वल्स टू। देखो बच्चों इस पूरे ट्राइंगल को देखो तो BDE, इस ट्राइंगल में देखो एंगल ये बन रहा है ना, आ रही है बात समझ में? तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री ये बन रहा है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया, बेस। क्लियर बच्चों? तो ED क्या है, बेस, और ये BD क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? तो वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। देखो बच्चों B अपॉन P है, तो P अपॉन B 10 होता है, तो B अपॉन P क्या हो जाएगा, कॉट। 10 का उल्टा क्या, कॉट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉट कितना एंगल, 30 डिग्री। ठीक बच्चों, अब देखिए ED तो आपने निकालना है, BD कितना दे रखा है, BD आपको निकाल रखा है 28.5। ठीक, अब देखिए कॉट 30, बच्चों 10 30 कितना होता है, 1/√3, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, उसका उल्टा कितना, √3। तो कितना आ गया, √3। दैट इंप्लाइज दैट ED इक्वल्स टू, देखो ये यहां अपॉन में है, इक्वल टू को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा 28.5 √3। ED निकल के आ गई ना, कोई डाउट बच्चों, ये ED निकल के आ गया। ठीक, अब नाउ अब दोबारा देखिए किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BDF, क्योंकि अब आपने क्या निकालना है, FD निकालनी है। तो FD किस ट्राइंगल से निकलेगा, BDF। बन रहा है ना एक और ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BDF। तो इस ट्राइंगल BDF में देखो बच्चों निकालना क्या है, FD, तो ऊपर क्या आ जाएगा, FD अपॉन दिया क्या है, BD, तो अपॉन में क्या आ गया, BD। तो वही सेम चीज, एंगल ये बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अब भी बता रखा है क्या होता है, कॉट। कॉट कितना, 60। तो बच्चों बस वैल्यू किसकी याद रखनी है, 10 की। तो FD ऐसे ही रहा। बच्चों BD कितना दिया है, BD आपने निकाल रखा है 28.5 इक्वल्स टू कॉट 60। बच्चों 10 60 कितना होता है, √3, तो कॉट 60 कितना होता है, 1/√3। आ गई ना बात समझ, कॉट 60 कितना होता है, 1/√3। तो यहां पर आ गया 1/√3। दैट इंप्लाइज दैट FD इक्वल्स टू, ये अपॉन में इक्वल टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 28.5 इंटू 1 करोगे कितना आएगा, 28.5, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, √3। अपॉन में क्या आ गया, √3। कोई डाउट? 28.5 इंटू 1 कितना, 28.5, अपॉन में कितना, √3। कोई डाउट बच्चों यहां तक? तो देखिए FD भी निकल गया, ED भी निकल गया। अब हम इसको कहां रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। मैं बच्चों ऊपर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसको मैं मिटा देता हूं, यहां पर अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, बस आपने ध्यान रखना है फिगर। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर बच्चों? क्योंकि फिगर से ही पता चलेगा आपने निकालना क्या क्या है। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 EF इक्वल्स टू बच्चों क्या है, ED माइनस FD। ED कितना आया, 28.5 √3 माइनस FD कितना आया, 28.5 अपॉन √3। डियर स्टूडेंट दोनों में 28.5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, कितना बचा अंदर, यहां बच गया √3 माइनस ये कॉमन आ गया तो बच गया 1 अपॉन में कितना, √3। देखिए EF इक्वल्स टू बच्चों 28.5 ऐसे ही रहा। देखो √3 अपॉन 1 है ना, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, √3। ये √3 यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, √3 इंटू √3 माइनस ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 1 1 जा 1। क्लियर? अब देखो बच्चों EF इक्वल्स टू 28.5
अपॉन में कितना √3, देखो √3 इंटू √3 कितना 3 माइनस 1। क्लियर बच्चों? अब यहां पर देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। अब यहां देखिए बच्चों, EF इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3, 3 में से 1 माइनस करो, कितना आ गया 2। आ गई ना बात समझ में? अब देखो बच्चों, एक चीज या तो इतने में छोड़ो तो भी आंसर है, ठीक। देखो क्या लिख सकते हैं, EF इक्वल्स टू 28.5 इंटू 2 करोगे, कितना आ गया 57 अपॉन √3। क्लियर बच्चों? अगर इतने में नहीं छोड़ना तो रेशनलाइज कर सकते हैं, ये √3 है ना अपॉन में, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो बच्चों, EF इक्वल्स टू ऊपर आ गया 57 √3 इंटू √3 कितना आ गया 3। क्लियर? अब देखो 3 से 57 कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है, 3 1 जा 3, 2 और 7, 3 9 जा 27, तो 19 √3 मीटर। तो बच्चों EF कितना निकल के आ गया, 19 √3 मीटर निकल के आ गया। क्लियर बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था, फिगर समझ में आना चाहिए बस। और फिगर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, जहां पर वो है वहां से जब वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का है। जब वो बिल्डिंग की ओर चलता है और F पर पहुंचता है तो वहां से जब वो बिल्डिंग को देखता है तो एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। आपने वो डिस्टेंस निकालना है जितना वो बिल्डिंग की ओर चला, मतलब आपने EF निकालना है। और EF कैसे निकल रहा है, ये ED माइनस FD। और बच्चों ED इस ट्राइंगल से BDE से निकल जाएगा और FD इस ट्राइंगल BDF से निकल जाएगा। उसके लिए आपको BD मालूम होना चाहिए और BD आपका कितना आ रहा है 28.5 मीटर। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, उनको अच्छे से पढ़िएगा समझ के। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड में एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, उसके टॉप का और बॉटम का जो एलिवेशन एंगल है, ठीक। और वो टावर कहां फिक्स्ड है, टावर फिक्स्ड है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक। ये फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक टावर फिक्स है, ठीक। तो उसका ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से एलिवेशन एंगल, मतलब उस टावर के बॉटम का और उस टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना दे रखा है, 45 और 60 डिग्री दे रखा है। आपने हाइट ऑफ द टावर निकालना है। देखो बच्चों, ये तो क्वेश्चन पढ़ दिया, आप क्वेश्चन को समझते हैं, यहां फिगर के माध्यम से समझाता हूं। देखो, ये आपकी मान लिया एक बिल्डिंग है AB, ये ठीक, ये AB मैंने एक बिल्डिंग मान रखी, ध्यान रखना AB, ठीक। वो कितनी मीटर ऊंची है, 20 मीटर ऊंची है। इस 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स किया गया, एक टावर लगाया गया है। आ गई ना बात में? तो टावर क्या हो गया आपका, BD। क्लियर? बिल्डिंग के ऊपर ही लगाया है, तो बिल्डिंग का एक पॉइंट, बॉटम पॉइंट A है, टॉप पॉइंट B है, तो टावर उसी के ऊपर लगाया है। तो टावर का बॉटम पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉटम, ये जो बॉटम पॉइंट है वो कितना हो जाएगा B, और टॉप पॉइंट कितना हो जाएगा D। आ गई ना बात समझ में? वही तो कह रहा है ना, बॉटम एंड टॉप। तो ये B जो है बॉटम होगा टावर का, और ये D क्या होगा, टॉप होगा टावर का। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहा है, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, देखो बॉटम एंड टॉप रिस्पेक्टिवली बोल रहा है ना, बॉटम और टॉप, किसी टावर के बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट का एलिवेशन एंगल ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से 45 और 60 दे रखा है क्रमशः। मतलब ये ग्राउंड का पॉइंट C है, यहां से टावर का बॉटम पॉइंट क्या है B, यहां तक का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। क्लियर बच्चों? और इसी पॉइंट C से ये पॉइंट D जो आपका क्या है, जो टावर का टॉप पॉइंट है, उसका एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो एंगल क्या होगा, ये होगा क्या, नहीं, पूरा एंगल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है एंगल किस किस के बीच में बनता है, हॉरिजॉन्टल लेबर और लाइन ऑफ साइट के बीच में। तो यहां पर लाइन ऑफ साइट क्या है, CD, और हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, AC। तो इनके बीच में एंगल बनेगा। तो बच्चों ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री।
क्लियर बच्चों, यही तो दे रखा है ना, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है और इतना एंगल कितना है 45 डिग्री। फिगर समझ में आ गया। एक बिल्डिंग है AB 20 मीटर ऊंची, उसके ऊपर एक टावर है BD जिसको फिक्स किया गया है। टावर का बॉटम पॉइंट B है, टॉप पॉइंट D है, ठीक। और ग्राउंड का कोई दूसरा पॉइंट है C, जहां पर से देखने पर टावर के बॉटम पॉइंट का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री और टावर के टॉप पॉइंट का एलिवेशन एंगल कितना 60 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर। आपने हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। टावर क्या है BD, तो इसकी हाइट निकालनी है, मान लिया कितना h, आपने इस h की वैल्यू निकालनी है। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लेट AB इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। AB मान लिया हाइट है बिल्डिंग की, जो कितनी दे रखी है 20 मीटर, और h इक्वल्स टू BD, h इक्वल्स टू BD, BD मतलब हमने कितना मान लिया h इज द हाइट ऑफ टावर। ये किसकी हाइट है, टावर की हाइट है, फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ बिल्डिंग, जिसको बिल्डिंग के टॉप पर फिक्स कर दिया गया। टॉप क्या है बिल्डिंग का, B है, उसके टॉप पर फिक्स कर दिया। अगर बिल्डिंग के टॉप पर टावर को फिक्स किया है तो टावर का बॉटम पॉइंट हो गया B और टॉप पॉइंट क्या हो गया D। समझ में आ रहा है ना फिगर से। अब देखिए बच्चों, आपने निकालना है h, तो बच्चों h निकालने के लिए पहले आपको AC तो मालूम होना चाहिए। h तो निकल जाएगा बहुत इजीली अगर मैं इस पूरे फिगर का यूज करूं, क्या, इन ट्राइंगल ADC। देखो AD अपॉन AC, लेकिन उसके लिए मेरे को AD भी तो मालूम होना चाहिए या फिर AC तो मालूम होना चाहिए। आ गई ना बस में, तो कम से कम एक चीज तो मालूम होनी चाहिए ना। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, AC निकालूंगा। अगर आपको एक चीज मालूम हो गई तो आप दूसरी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो AC निकालने के लिए कौन से ट्राइंगल का यूज करूंगा, ABC, क्योंकि मुझे AB मालूम है, AC आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में निकालना क्या है AC और दिया क्या है AB। क्लियर बच्चों, तो देखो एंगल ये बन रहा है ना 45 डिग्री, इस ट्राइंगल के लिए एंगल 45 है, दिख रहा है ना साफ साफ। तो देखिए AC अपॉन AB, ये एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, यानी ये तो हो गई परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है तो ये तो हो गया हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया, बेस। आ गई ना बात समझ में। तो देखो बच्चों, आपने AC अपॉन AB किया है, AC क्या है B और AB क्या है P, यानी परपेंडिकुलर। आ गई ना बात समझ में, कोई डाउट यहां पर तक, ठीक। AC क्या है, बेस है, और AB क्या है, परपेंडिकुलर है। दिख रहा है ना, जहां पर एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो देखो बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, इस फॉर्मूले का यूज करो, B अपॉन P। देखो P अपॉन B 10 होता है, तो B अपॉन P क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, कॉट। कॉट कितना, एंगल कितना है 45 डिग्री। बच्चों AC हमको मालूम नहीं, AB तो मालूम है ना, AB कितना है 20 मीटर, तो इसमें 20 आ गया। बच्चों cot 45, क्योंकि sin 45 और cos 45 सेम होते हैं, इसलिए cot 45 और tan 45 कितना आता है, 1 आता है। तो cot 45 की वैल्यू कितनी, 1 मालूम है। तो ये 20 इधर चला गया, तो AC इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 बन जा 20, यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर लिखना जरूरी है। AC इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 मीटर, निकल के आ गया। क्लियर बच्चों। अब पूरे ट्राइंगल में देखते हैं, ADC, इस ट्राइंगल में देखते हैं और फिर आपका H बच्चों निकल जाएगा। क्लियर। देखो इन ट्राइंगल ADC, इस पूरे ट्राइंगल में देखो ADC में, ठीक। आपको दिया क्या है, AC और AD मालूम नहीं। AD आपको 20 तो मालूम है, लेकिन H मालूम नहीं, क्योंकि AD तो दो चीजों से मिलकर बना है ना, एक AB और एक BD। दिख रहा है ना बच्चों साफ साफ। क्लियर। तो देखो इस ट्राइंगल ADC में देखो AD अपॉन AC। क्लियर। हमने यहां पर क्या कर दिया, AD अपॉन AC। देखो एंगल ये है ना 60 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, मतलब ये AD क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। और बच्चों ये AC क्या हो गई, बेस हो गई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, tan थीटा, और थीटा यहां पर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा हो गया ना, ठीक। अब देखिए बच्चों AD क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, AD इक्वल्स टू, देखो तो ध्यान से, ये है AD, ये किन दो चीजों से मिलकर बना है, AB प्लस BD,
ये एडी ये पूरा है ना, दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो ए बी प्लस बी डी, तो एडी को हमने क्या लिख दिया, ए बी प्लस बी डी। क्लियर बच्चों? तो देखिए एडी की जगह में हमने रख दिया ए बी प्लस बी डी। अब यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। पहले ए बी कितना दिया हुआ है 20 मीटर और बी डी हमने कितना मान रखा है h, मतलब एडी की वैल्यू कितनी आ गई 20 प्लस एच। तो एडी की जगह में आ गया 20 प्लस एच अपॉन बच्चों ए सी अब भी निकाल रखा है 20 अब इक्वल्स टू 1060 कितना होता है 1060 बच्चों √3 होता है। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। अब देखिए 20 प्लस एच, ये 20 यहां अपॉन में है, इक्वल टू को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 20 √3। ये h निकालना है तो h इक्वल्स टू, ये यहां प्लस में है उधर जाके माइनस में, 20 √3 माइनस 20 आ गई ना पास में 20 √3, ये प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस 20। इन दोनों में से देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है 20, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 20 कॉमन आ रहा है ना, 20 कॉमन आ रहा है तो कितना बच गया √3 माइनस ये 20 कॉमन आ गया तो कितना बच गया 1। तो बच्चों इतना मीटर, यही इसका क्या है आंसर है। आ गई बात समझ में? दोनों में से 20 कॉमन आ गया, कितना बचा √3 माइनस 20 कॉमन आ गया, कितना बचा 1। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन बस ये कह रहा था एक बिल्डिंग है जो 20 मीटर ऊंची है, उसके ऊपर एक टावर फिक्स किया है बीडी। ग्राउंड के एक पॉइंट से टावर के बॉटम का एलिवेशन एंगल 45 और टॉप का एलिवेशन एंगल 60 दे रखा है। तो आपने टावर की हाइट बीडी एच निकालना है। आ गई ना बात समझ बच्चों? तो देखो कुछ नहीं किया आपने, एक बार इस ट्राइंगल एबीसी में, क्योंकि हाइट निकालनी है मतलब ये एच निकालना है, तो ये एडी तो मालूम होना चाहिए। अब ये तो मालूम है नहीं, तो हमको कम से कम एसी तो मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एसी निकाला, किससे, ए बी सी ट्राइंगल में एसी अपॉन ए बी किया, मेरा एसी निकल गया। ठीक, फिर मैंने एडीसी में यूज किया एडी अपॉन एसी, क्योंकि मेरे को एडी मालूम नहीं है, क्योंकि एडी क्या है ए बी प्लस बी डी। ए बी तो मेरे को मालूम है 20 और लेकिन बी डी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि बी डी कितना है एच, वही एच आपने निकालना है। तो वही फॉर्मूला यूज किया, सॉल्व किया, आपका आंसर कितना आ गया 20 √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद से ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बताया था, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको आप ट्राई करिएगा। मैं बस उसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या कह रहा है। बच्चों एक मूर्ति है, एक क्या स्टैच्यू है जो एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ी है। पेडेस्टल क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई भी स्टैच्यू एक मार्बल के ऊपर रहता है, मतलब स्टैच्यू किसी के ऊपर खड़ी रहती है ना। ठीक, स्टैच्यू ऐसी ही तो नहीं बनती, स्टैच्यू को किसी के ऊपर खड़ा किया जाता है। वो जिसके ऊपर स्टैच्यू खड़ी होती है उसको हम पेडेस्टल कहते हैं। ठीक, वो मार्बल टाइप का होता है, उसको यहां पर क्या कहा है, पेडेस्टल कहा है। ठीक, तो एक पेडेस्टल है बच्चों ए बी, उसके ऊपर एक मूर्ति खड़ी है, स्टैच्यू खड़ी है, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो ए बी पेडेस्टल है, तो बी सी क्या हो गया, स्टैच्यू हो गया, और स्टैच्यू की हाइट कितनी हो गई 1.5 मीटर। तो आप लिखेंगे जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा, क्या अब इसमें क्या लिखोगे, लेट द हाइट ऑफ द स्टैच्यू इज 1.5 मीटर, ठीक, विच इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द पेडेस्टल हुज हाइट इज h। क्लियर बच्चों? जिसकी हाइट कितनी है h है। क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है इसके बाद। अब आपसे ये बोल रहा है कि ग्राउंड के किसी दूसरे पॉइंट से, मान लिया ये डी पॉइंट से, ठीक, स्टैच्यू के टॉप पॉइंट का जो एलिवेशन एंगल है, स्टैच्यू का टॉप पॉइंट क्या है सी, ये है ना स्टैच्यू का टॉप पॉइंट। आ गई ना बात समझ? तो स्टैच्यू के टॉप का इस ग्राउंड से एलिवेशन एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री है। आ गई बात समझ में? और इसी पॉइंट डी से जो पेडेस्टल के टॉप पॉइंट है, अब पेडेस्टल का ये बॉटम पॉइंट है, टॉप पॉइंट क्या है बी, बस घुमा दिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे ये बोला था कि टावर का टॉप और बॉटम। आगे ने बस में यहां क्वेश्चन घुमा क्या दिया है, स्टैच्यू का टॉप और पेडेस्टल का टॉप, बात तो एक ही है। आ रही है ना बात में, स्टैच्यू का टॉप ये हो गया और पेडेस्टल का टॉप ये हो गया। अगर स्टैच्यू का बॉटम कहता तो भी तो यही आता।
आ गई ना बात समझ में। तो यहां से पेडेस्टल के टॉप का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। आपने पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, ये ए बी निकालना है, जिसको हमने कितना मानना है, एच माना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले आप क्या इतने का यूज करोगे केवल, सॉरी अब हाँ, आपको इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों, देखिए आपको तो ये ए बी भी मालूम नहीं है। चलो मैं इसको रफली समझा देता हूं, ठीक। अब इन ट्राइंगल जो लिखने वाला काम है वो आप करेंगे, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, हो सकता है आपसे प्रॉब्लम हो जाए। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में देखो बच्चों, ठीक, ना हमें ए बी मालूम है ना हमें ए डी मालूम है, सॉरी ए बी डी है। क्लियर बच्चों, ए बी डी, ना हमें ए बी मालूम है ना हमें ए डी मालूम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी अपॉन ए डी, क्लियर, ये ए बी अपॉन ए डी कर दिया। तो देखो एंगल ये बन रहा है ना, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, एच दे रखा है, बेस कितना है बच्चों, ए डी दे रखा है। क्लियर, और जो P अपॉन बी होता है बच्चों, P अपॉन बी कितना होता है, tan थीटा, और यहां थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। क्लियर, क्योंकि हमें मालूम है tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहां से H इक्वल्स टू, ये AD इधर चला गया ना, तो AD इंटू कितना, 1, यानी क्या H इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, AD निकल के आ गया। ये जो H की वैल्यू है वो कितनी आ गई, AD निकल के आ गई, मतलब ये AD की वैल्यू क्या निकल के आ गई, H आ गया। सिंपल सी बात, कोई प्रॉब्लम बच्चों। अब इस पूरे ट्राइंगल में देखो, जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं उन्हीं को लेना है। इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल ACD में एक है AC और बच्चों एक है AD। क्लियर, देखो एंगल ये है ना, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर, AC हो गई परपेंडिकुलर और AD हो गया बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, अभी बता रखा है tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है 60, tan 60। क्लियर बच्चों, AC की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो ये AC दो पार्ट से मिलकर बना है, कौन सा, AB प्लस BC बना है ना, तो लिख लीजिए AC की जगह में AB, ये यहां पर लिख देता हूं, AC इक्वल्स टू कितना है, AB प्लस BC बना है ना, AB प्लस BC। AB कितना मान रखा है, H प्लस BC कितना दे रखा है, 1.5, तो रख दीजिए। दैट इंप्लाइज दैट AC की जगह में H प्लस 1.5। बच्चों AD अब भी निकाल रखा है, कितना, H, तो AD की जगह में कितना आ गया, H। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो tan 60 कितना रख दिया, √3। क्लियर, ये H इधर चला गया, गया ना, ये यहां डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में। दैट इंप्लाइज दैट H प्लस 1.5 इक्वल्स टू H इंटू √3। क्योंकि आपने तो H निकालना है, तो ये H उधर गया, ये यहां प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो देखिए 1.5 इक्वल्स टू H √3 माइनस H। क्लियर बच्चों, ये H इधर जाके माइनस में आ जाएगा। दैट इंप्लाइज दैट इन दोनों में से देखो H क्या आ गया, कॉमन, कितना बच गया, √3 माइनस ये H कॉमन आ गया, कितना बच गया, 1। कोई डाउट बच्चों, H आपने कॉमन निकाल दिया, √3 माइनस कितना आ गया, 1। कोई प्रॉब्लम, इक्वल्स टू कितना, 1.5, इक्वल्स टू कितना, 1.5। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। देखो H के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो H इक्वल्स टू कितना आ गया, 1.5 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर, अब इसका आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, यानी ये √3 माइनस 1 है, इसको आपने √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और √3 प्लस 1 से डिवाइड भी कर दिया। कोई प्रॉब्लम, देखो बच्चों यहां पर इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं, H इक्वल्स टू 1.5 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन A माइनस बी, A प्लस बी, क्या बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या बच्चों, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो 1.5 √3 प्लस 1। क्लियर, अपॉन में देखिए
ठीक, अपॉन में क्या बोल रहा है, ये 1.5 नहीं है बच्चों, ये 1.6 है, इसको सुधार लेंगे, ये 1.5 ना होके कितना दे रखा है, 1.6 दे रखा है। क्लियर, यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको 1.6 बना दीजिए, ये जहां 1.5 लिखा है उसको 1.6 बना देना है आपने। ठीक, अब देखिए कितना आ गया, यहां पर 1.6 हो गया, तो ये भी 1.6 हो गया। √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1। बच्चों 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। इसको देखिए अब यहां पर से, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, ये फिगर भी समझ में आ गया होगा, यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो h इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 कितना बच्चों, 2। 2 से ये कितने बार कैंसिल, 0.8 बार। आ गई ना बात समझ में, ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया, √3 प्लस 1 मीटर। तो यही इसका क्या होगा, आंसर। सिमिलरली पहला ही क्वेश्चन था, बस आपको डाउट ये हो जाता कि हमें तो एडीबी नहीं मालूम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मालूम नहीं तो निकाल दिया ना। एडीबी कितना आ गया, h। अगर एडीबी h आ गया तो यहां पर वैल्यू इसकी h रख दी, सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल दी। बच्चों ये भी आपका आंसर होता 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। लेकिन अगर आपने पीछे से मैच करवाना है बुक आंसर शीट से, तो आप इसका रेशनलाइज कर दीजिए, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। हमने सॉल्व किया तो आंसर आपका इतना आ गया। बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में है बच्चों, वो आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।